प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आरडब्ल्यू परिवार पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। बेटा गुड मॉर्निंग नहीं है, हमारी क्लास 12 बजे से शुरू होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब दोपहर का पहला पहर शुरू हो जाता है, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों अब गुड आफ्टरनून बोला करें, गुड मॉर्निंग का समय तो भाई हमारा होता ही नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग एकदम अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। अच्छे से पढ़िएगा, एकदम बहुत मन लगाकर, ठीक है? बिल्कुल मन लगाकर पढ़ो, चाहे जी जान एक करनी पड़े, ठीक है? दिल और दिमाग को एक कर दोगे ना, फिर कोई दुनिया की ताकत आपसे आपकी चीज नहीं छीन पाएगी मेरे दोस्त, ठीक है? जब तक दिल और दिमाग का मिलन नहीं होता ना, तब तक हम हमारे बीच में कुछ चीजों का आना, मतलब कुछ चीजों को सीखने में हम असमर्थ हो जाते हैं, अधूरे रहते हैं। तो दिल और दिमाग दोनों को मिला दो, और दोनों को मिलन हो जाने से मेरे बच्चों जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे, ठीक है मेरे बाबू? ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं बेटा क्रिया। तो क्रिया में हमने क्या पढ़ा था आप लोग जानते भी हैं, अच्छे से समझते भी हैं। तो क्रिया में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि बेटा क्रिया में जहां पर कर्म की आवश्यकता होती है वहां सकर्मक क्रिया होती है, और जहां पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती हम क्रिया से पहले क्या लगाकर खूब पूछते हैं कि क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, तो वो नहीं बता पाता, तो वहां मेरे प्यारे बच्चों अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है? तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सभी को बहुत बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे बच्चे। आइएगा। तो बेटा ये बात अच्छे से पता है ना आप लोगों को? हाँ। तो अब हम चलते हैं आगे। आज हम चलेंगे, हमने पढ़ा था सकर्मक और अकर्मक। तो मेरे प्यारे बच्चों सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, आइए उनको भी सीख लेते हैं। सकर्मक क्रिया के जो दो भेद हैं उनको भी हम सीख लेते हैं मेरे बच्चों। आओ बेटा, तो लिख दीजिए यहां पर सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। शकर्मक क्रिया क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है बेटा? आप लोग बताएंगे कि भैया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार कैसे कैसे होते हैं भैया? एक तो होती है बेटा एक कर्मक, जिसमें केवल एक कर्म होता है ना? वाशु शर्मा बेटा विशु क्रिया के दो भेद होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों आपको एक कर्म के आधार पर और एक आपका अप्रयोग के आधार पर दोनों को पढ़ना है, ठीक है? चलिए, तो बेटा एक होती है आपकी एक कर्मक, जिसमें एक कर्म होता है, एक कर्मक क्रिया, और दूसरी होती है मेरे बच्चों द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? याद रहेगी बेटा, अच्छे से ध्यान रखना। एक कर्मक है तो मेरे भाई आपको ऑटोमेटिक पता चल गया, एक कर्मक है तो सीधा सा मतलब है कि भैया एक कर्म होगा, है ना? और मेरे बच्चों यहां दो कर्म है तो मेरे प्यारे बच्चे दो कर्म होंगे, जब द्विकर्मक नाम है इसका। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी, ठीक है मेरे बच्चों? पहले गाना सुना दीजिए रवि कुमार। बेटा गाना तो जीवन में जब ही गाएंगे जब एक बार कामयाब हो जाएंगे, ठीक है? ओके, चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले मैं एक नंबर लेता हूं आपका एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, और आप जानेंगे जिस वाक्य में एक कर्म होता है वो वो एक कर्मक शकर्मक क्रिया होती है। लिख देंगे, जिस वाक्य में या जिस क्रिया के साथ एक कर्म आता है, एक कर्म आता है, ऐसे लिखिए आप लोग, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक कर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे? याद रहेगा बेटा, चीजों को याद रखोगे। तो जब आपने सकर्मक क्रिया के वाक्य पढ़े थे तो आपने जाना था राम पत्र लिखता है, तो राम क्या लिखता है? पत्र। तो एक कर्म है ना मेरे प्यारे बच्चों? बताओ बेटा, एक कर्म है ना? जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लिखता हूं, राम पुस्तक
पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। तो मैंने आपसे पूछा क्या पढ़ता है, तो आपने कहा भैया पुस्तक पढ़ता है, तो एक क्रम मिल गया ना। पिताजी अखबार पढ़ते हैं, माताजी खाना बनाती हैं। दूसरा उदाहरण लिखा मैंने, माताजी खाना बनाती हैं। माताजी खाना बनाती हैं। तो माताजी क्या बनाती हैं? खाना। तो बनाना क्रिया है, क्या बनाती हैं माताजी? खाना बनाती हैं। तो आंसर सकर्मक क्रिया का है। एक एक क्रम दोनों के अंदर विराजमान है। ठीक है बेटा फिरोज मोहम्मद, बात क्लियर है ना? याद रखोगे नितेश, शौविक, सब लोग अच्छे से याद रखोगे। हलदार जी, बेसिक्स एसके, राज सोलंकी, बेटा ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा ये एक कर्मक क्रिया हो गई। ओके, जो आपने सकर्मक क्रिया के उदाहरण पढ़े थे ना, वो बेटा यहां एक कर्मक में भी वही उदाहरण होते हैं, कुछ बदलाव नहीं होता है ना मेरे बच्चे। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चे द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का ये दूसरा भेद है। द्विकर्मक क्रिया लिखेंगे जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं। दो कर्म आते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं, वे वाक्य द्विकर्मक क्रिया के होते हैं। ये होते हैं। और बेटा इसमें एक बात और ध्यान रखना आप लोग, इसमें हमें क्या और किसने का जवाब मिलता है। ठीक है भाई पवन कुमार, इसमें किसका जवाब मिलता है? क्या और किसने का जवाब। इसमें मेरे बच्चों क्रिया से पहले क्या लगाते हैं तो वो एक उत्तर मिलता है एक कर्म का, और दूसरा उत्तर मिलता है किसने। ये दोनों आंसर हमको मिल जाते हैं। जैसे गुरुजी ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। जैसे बेटा एक उदाहरण लिखेंगे आप लोग, गुरुजी ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है बेटा, तो देखो अब तुम्हें यहां पर एक बात समझनी है मेरे बच्चों। पढ़ाना क्या है? क्रिया। पढ़ाना तो क्रिया हो गया। अब मैंने आपसे पूछा क्या पढ़ाई गुरुजी ने बच्चों को, तो आप कहेंगे भैया हिंदी पढ़ाई। तो एक कर्म तो ये है, एक कर्म तो ये हो गया। ठीक है, फिर मैंने पूछा किसको पढ़ाई, सॉरी यहां पर किसने नहीं करेंगे, पहले किसको का जवाब लेंगे। किसको पढ़ाई, तो आप कहेंगे बच्चों को पढ़ाई। तो मेरे बच्चों एक कर्म यहां पर ये हो गया, दूसरा कर्म, एक कर्म ये, दूसरा कर्म ये। तो मेरे प्यारे बच्चे अब तुम्हें एक बात और मिल जाएगी, किसने पढ़ाई। यदि आप किसने का जवाब भी जानना चाहते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा, गुरुजी ने पढ़ाई। तो गुरुजी हो गए पढ़ाने वाले, कर्ता। तो यहां चारों जवाब आपके पास हैं। गुरुजी कर्ता है, बच्चे भी कर्म है और हिंदी भी कर्म है, और पढ़ाना क्रिया है। ठीक है मेरे बाबू। बेटा सुरेश रावरी जी पहली बार आए हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या पढ़ाई? हिंदी। किसको पढ़ाई? बच्चों को। किसने पढ़ाई? गुरुजी ने। तो मेरे भाई पढ़ाना जो है ना, ये तो क्रिया हो गई। ये क्या पढ़ाई? हिंदी। किसको पढ़ाई? बच्चों को। तो पहले एक कर्म ये, एक कर्म ये, दो कर्म है ना। लेकिन अब एक बात और आपको याद रखनी है मेरे भैया, वो क्या याद रखनी है बेटा? जो क्रिया के पास वाला कर्म होता है, क्रिया के पास वाला, ये मुख्य कर्म होता है। क्रिया के पास वाला मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म होता है।
ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना। कभी भी आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें कौन सा मुख्य कर्म है, तो आप कह देना जी क्रिया के पास वाला। तो पास वाला कौन सा? हिंदी। ठीक है। और गौण कर्म कौन सा है? वो हो जाएगा मेरे बच्चों आपका बच्चे, गौण कर्म। अब एक बात और याद रखना बेटा, जो क्रिया के पास वाला मुख्य कर्म होता है ना, वो हमेशा निर्जीव होता है मेरे भाई। वो निर्जीव होता है बेटा, उसमें सांस नहीं होता, ना वो बोलता है ना वो चालता है। तो हिंदी निर्जीव है, लेकिन बच्चे जो क्रिया से दूर गौण कर्म होता है, ये बेटा सजीव होता है। ये क्या होता है मेरे बच्चे? सजीव होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, कभी कोई पूछे, हालांकि आपसे नहीं पूछी जाएगी इतनी डीप बात, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। और रजत बेटा सैनी जी, यहां पर जो बच्चे संज्ञा है ना, जो आप संज्ञा पढ़ते थे, यहां पर बच्चा गौण कर्म का रूप धारण करता है क्रिया वाले टॉपिक में। ठीक है, ये भी आपका डाउट होना एक अच्छी बात है कि भैया बच्चे तो क्रिया, बच्चे तो संज्ञा है, लेकिन बेटा क्रिया वाले टॉपिक में यहां पर बच्चे गौण कर्म होते हैं, जहां पर किसके किसको का जवाब मिलता है। जैसे एक उदाहरण और देता हूं। मां ने गाय को, मां ने गाय को चारा खिलाया। मां ने गाय को चारा खिलाया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो बेटा, अब तुम मुझे आंसर दे सकते हो कि भैया खिलाना तो क्या हो गया? खिलाना तो क्रिया हो गई। क्या खिलाया? तो आपने कहा भैया ये तो चारा है, चारा हो गया मुख्य कर्म। क्या हो गया बेटा? मुख्य कर्म। ठीक है मेरे बच्चों, क्या चारा? किसको खिलाया? गाय को, तो ये हो गया बेटा गौण कर्म। ठीक है मेरे बच्चे। और बेटा किसने खिलाया? ये होगी बेटा मां, जो खिलाने का कार्य कर रही है। तो ये आंसर आपको मिल गया ना? ठीक है। एक एक वाक्य और देता हूं। मैंने कहा श्याम ने, देखो बेटा, श्याम ने राम को पुस्तक दी। राम को पुस्तक दी। तो मेरे बच्चे अब मुझे एक बात बता दो बेटा, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? तो अब मुझे ये बताइएगा आपको बेटा, जितेंद्र यहां ध्यान लगाओ, समझ आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा? मैंने कहा देना क्या है? क्रिया। क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? राम को दी। किसने दी? श्याम ने दी। तो बेटा देना आपको पता लग गया क्रिया है। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, बातों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज्यादा समय को नष्ट मत करो लिखने में, बेटा चीज को समझने में ध्यान दो। देना क्रिया है। मैंने पूछा जितेंद्र श्याम ने क्या दी राम को? तो आपने कहा भैया पुस्तक दी। तो पुस्तक कर्म है, क्रिया के पास है ना? तो मेरे बच्चे मुख्य कर्म है। मैंने ये बात ऊपर आपको समझाई है, मुख्य कर्म। फिर मैंने कहा जितेंद्र एक बात और बताओ बेटा, किसको दी पुस्तक श्याम ने? तो आप कहेंगे भैया मुझे पता है, राम को दी। तो राम भी बेटा यहां कर्म है, जिसको देने का कार्य किया जा रहा है, गौण कर्म। ठीक है। मैंने फिर आपसे पूछा जितेंद्र ये बताओ किसने दी थी पुस्तक राम को? तो आप कहेंगे भैया श्याम ने दी थी। श्याम ने देने का कार्य किया तो श्याम करता है। तो बताइए मेरे भाई कैसे समझ में नहीं आएगी चीज? इतना सा ही तो ध्यान रखना है बस। ये दूसरा का दो कर्म होते हैं इसमें। ये डाउट आपका था कि भैया राम तो संज्ञा होती है, लेकिन मेरे बच्चे जहां पर द्विकर्मक क्रिया का वाक्य आता है, वहां पर जो बेटा संज्ञा शब्द जैसे राम है, यहां पर ये गौण कर्म का कार्य करते हैं, गौण कर्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चारा, एक बच्चा कह रहा है भैया चारा तो सजीव होता है। क्या बेटा जब आप घर से खेत पर चारा लेने के लिए जाते हो पशुओं को, तो क्या चारा आपसे बोलता हुआ आता है कि भैया मुझे किसे खिलाओगे, कहां लेकर जा रहे हो? जब मम्मी आपसे गाजर मंगवाती हैं हलवे के लिए, तो क्या आपसे गाजर बोलती हुई आती हैं बाजार से कि मेरा क्या करोगे, मेरी आज सब्जी बनाओगे या मेरा आज हलवा बनवाओगे? है बेटा, जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या सजीव होते हैं? नहीं, वो निर्जीव होते हैं बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे चारा निर्जीव है, याद रखो बेटा। जो चाय पीते हो, चाय में जो चीनी डाली जाती है, क्या बेटा वो तुमसे बोलती है कि मैं तेज हूं या मंदी हूं, आज ज्यादा मीठी हो गई है चाय या कम मीठी है? नहीं होती ना। तो मेरे बाबू इन चीजों से अपने आप को बहकाना नहीं है। ओके,
तो बेटा ये हमारे जो वाक्य होते हैं ये द्विकर्मक के वाक्य होते हैं। ठीक है भैया, याद रखोगे ना? अब समझ में आई बात? क्लियर? हां, तो एक वाक्य और लिख देता हूं, लीजिए। मोहन शीला को पैसे देता है। पैसे देता है। मोहन शीला को पैसे देता है। तो मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह बात समझ में आ गई, इसमें दो क्रम स्पष्ट रूप से हैं। ठीक है, अब मैं इसके सामने भी लिख देता हूं। बेटा देना क्या है? क्रिया। क्या देता है मोहन शीला को? तो आप कहेंगे भैया पैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा मुख्य कर्म हो गया। ठीक है, और किसको देता है? शीला को। तो ये बेटा हमारा गौण कर्म हो गया। ठीक है, और देने वाला कौन है? ये मोहन है। तो प्यारे बच्चे मोहन करता है, एक कर्म ये, दूसरा कर्म ये, तो दो कर्म हुए ना। लेकिन क्रिया के पास वाला जो होता है वो मुख्य कर्म होता है, क्रिया से दूर वाला गौण कर्म होता है। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अब तो गलत नहीं करोगे। सचिन शर्मा मजा आ रहा है, तो मजा बेटा आएगा यदि मन से समझेंगे। ठीक है मेरे बाबू, शीला कौन है? शीला बेटा मोहन की हो सकता है यार, कुछ भी, प्रेमिका हो सकती है, बहन हो सकती है यार, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। अब तुम तो हर बात का बेटा गलत इटमिन से निकालते हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके मेरे भाई। हाँ चलिएगा, तो मेरे प्यारे साथी बिल्कुल बात समझ में आ गई ना? याद रखेंगे, हाँ ध्यान रखो। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा बेटा ऐसे, क्वेश्चन आएगा मोहन ने रोहन को कलम दी। वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन मार्क। ए, आंसर दिया मेरे बच्चों ए कर्मक, बी एक कर्मक, सी द्विकर्मक, डी या मेरे बच्चों इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे भाई, कौन सा आंसर आप लोग लगाएंगे? बताओ मेरे बच्चों, कौन सा आंसर लगाएंगे आप लोग? मोहन ने रोहन को कलम दी, तो मेरे प्यारे बच्चे सबका आंसर आएगा भैया द्विकर्मक है। क्या है मेरे बच्चों? सबका आंसर आएगा भैया द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक। आंसर सी वाला बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, है ना। और दूसरा वाक्य बेटा कैसे मिल सकता है? देखो दूसरा भी लिखकर दिखा सकता हूं। रोहन किताब पढ़ता है। रोहन किताब पढ़ता है। तो मेरे बच्चे इस वाक्य में कौन सा आंसर लगाओगे? ऊपर वाले आंसर में से ही बता दो। रोहन किताब पढ़ता है, तो इनमें कौन सा आंसर लगाओगे? अकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। ऊपर वाले विकल्पों में से आंसर दो। कौन सा आंसर लगाएंगे आप लोग? बोलो। तो आप आंसर लगाओगे मेरे प्यारे बच्चे एक कर्मक है भैया, क्योंकि सिर्फ किताब पढ़ रहा है वो, एक कर्म आंसर मिल रहा है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है रोहन, तो एक कर्म मिल रहा है, सीधी सी बात है। सकर्मक क्रिया है दोनों वाक्यों में, एकदम बात क्लियर। कर्म मिल गया, कर्म के साथ क्रिया है, तो मेरे भाई फिर तो सोचना ही नहीं है। ओके, चले आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, चलिएगा। अब मेरे बच्चों आपके सामने दूसरा जो भेद होता है क्रिया का, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, आधार पर क्रिया के भेद। तो कितने होते हैं मेरे बच्चे? तो बेटा वैसे तो 8-7 हो जाते हैं, लेकिन मुख्य भेद 5 ही होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मुख्य भेद कितने होते हैं? 5। अब वो पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, कौन कौन से होते हैं, पांचों के बारे में पता होना चाहिए बच्चे। 1, 2,
3, 4 और मेरे प्यारे बच्चों 5। ठीक है बेटा, 5 भेद कौन कौन से हैं? ए, ये होता है मेरे बच्चे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा होता है मेरे बच्चे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा होता है मेरे बच्चे हमारा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। चौथा होता है मेरे बच्चे सहायक क्रिया। ठीक है, और पांचवा होता है मेरे बच्चे हमारा संयुक्त क्रिया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो ये हमारे 5 भेद आपको ध्यान रखने, मुख्य रूप से 5। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। चलिएगा, तो मेरे प्यारे साथी, ये 5 के 5 भेद आपको पता होने चाहिए। ये 5 के 5 भेद आपको पता होने चाहिए कि प्रयोग के आधार पर मुख्य तो 5 ही भेद होते हैं, है ना? लेकिन वैसे हम 7-8 पढ़ लेते हैं, है ना? वैसे तो 8 भी पढ़ लेंगे। इनमें एक हमारा सामान्य क्रिया जुड़ जाएगा, एक मेरे बच्चों आपका सजातीय क्रिया जुड़ जाएगा, एक बेटा क्रियार्थक क्रिया जुड़ जाएगा, एक मेरे बच्चों ऐसे तो हम अनुकरणात्मक क्रिया भी पढ़ लेते हैं, है ना? क्रिया तो अनेक प्रकार से हम लोग करते हैं, याद रखो। लेकिन आपसे जो पूछा जाता है पेपर में वही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? ठीक है बेटा। बेटा मेरी उम्र पढ़ाते पढ़ाते बहुत समय हो गया है। एक बच्चा कह रहा है मेरे बच्चों कि भैया आप एक चीज गलत बता रहे हैं। देखो, यहां पर एक बच्चा मुझे गलत ठहरा रहा है, लेकिन उस बच्चे का डाउट मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरा फर्ज है उस बच्चे के मन को संतोष में लाना। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि भैया आप इनको उल्टा बता रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य कर्म होना चाहिए और ये गौण कर्म होना चाहिए। तो मेरे बाबू, मेरे राजा, मेरे अनुज, इस बात को ध्यान रखो, हमेशा क्रिया के पास वाला जो कर्म होता है, हमेशा जो क्रिया के पास रहता है बच्चे, वह कर्म हमेशा मुख्य होता है और वह निर्जीव होता है। उसके साथ कारक की विभक्ति भी नहीं होती। इतनी सारी बातें बताऊंगा तो आप लोग फंस जाएंगे। तो मेरे बाबू, मेरे भैया, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, इसका मतलब आप लोग गलत समझ रहे हैं। ये जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्रिया है देना, है ना? ये देता आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देना नहीं है। याद रखना मेरे बच्चे, क्रिया के पास वाला कर्म हमेशा मुख्य कर्म होता है, क्योंकि इसका जवाब हमको क्या लगाने से प्राप्त होता है बेटा? क्या देता है मोहन शीला को? तो मोहन शीला को पुस्तक देता है, तो पैसे देता है, तो पैसे मुख्य कर्म है। शीला एक प्राणी है और सजीव है, वो गौण कर्म है। तो दो ही कर्म क्रिया में क्रिया के पास वाला कर्म मुख्य कर्म होता है। अच्छे से याद रखना। ठीक है मेरे भैया, समझ गए? अब गलत मत करना बेटा, नहीं तो नंबर कट जाएगा मेरे राजा, और फिर बेटा कुछ भी नहीं मिलेगा बजाने को बाजा। ठीक है, समझ कर एकदम बढ़िया से पढ़ो। मैं कहता हूं बेटा दिल से पढ़ो, दिमाग को साथ रखते हुए दिल दिमाग दोनों को एक कर दो, फिर मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, तो चले बेटा, देखो अब मैं आपको एक प्रेरणार्थक क्रिया पहला भेद लेता हूं। नंबर 1, देखो ध्यान से समझेंगे सब लोग, सबका दिमाग यहां होना चाहिए भाई। प्रेरणार्थक क्रिया सिलेबस तो बेटा मैं निपटा ही दूंगा, चाहे मुझे संडे में भी क्लास लगानी पड़े, आप टेंशन मत लो। मेरा मतलब है आपको सिर्फ समझाना। ठीक है? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है पहले आपको यह बताइए, है ना? प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है पहले आपको यह बताना है दोस्त। तो प्रेरणार्थक का मतलब होता है जब वाक्य का कर्ता कोई कार्य खुद नहीं करता, सामने वाले व्यक्ति को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कोई काम है, मान लीजिए बाजार से सब्जी लानी है, तो मेरा मन तो है नहीं, मैं तो लाना नहीं चाह रहा, मैंने आपसे कहा कि बेटा आप बाजार जाओ और सब्जी ले आओ, है ना? तो मैं नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मुझे पता सर्दी बहुत हो रही है, तो मैंने आपको प्रेरित करा, आपसे करवाना चाहा कार्य। तो मेरे बच्चे वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और एक सीधी सी पहचान क्या होती है बेटा, इस वाक्य के
जो शब्द इस वाक्य की जो क्रिया होती है, जो क्रिया बोलती है प्रेरणा वाली, उनके अंत में आना और वाना प्रत्यय आता है, यह भी याद रखना। आना कौमा वाना प्रत्यय आता है मेरे बच्चों इनके अंत में, इस क्रिया के अंत में। अब तुम देखोगे ये तो आता है प्रथम के अंत में और ये जो वाना आता है द्वितीय के अंत में। ठीक है, अब मैं आपको इसके उदाहरण दूंगा तब आप लोग समझेंगे। तो लिखिएगा मेरे बच्चों, पहले इसके बारे में थोड़ी सी परिभाषा लिख लो। लिखेंगे, जब वाक्य का कर्ता कोई कार्य स्वयं, मतलब खुद ना करके, स्वयं न करके सामने वाले व्यक्ति, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, सामने वाले व्यक्ति को करने के लिए प्रेरित करता है, करने के लिए प्रेरित करता है कि बेटा आप इस कार्य को करोगे तो अच्छी बात होगी। करता है तो वह वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का होता है। करता है तो वह वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का होता है, क्रिया का होता है। ये तो होगी बेटा इसकी परिभाषा, जब कोई कार्य मैं खुद ना करके आपसे कराऊं। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इसका उदाहरण पर ध्यान देंगे, जो बच्चा उदाहरण पर ध्यान देगा वो झट से सीख जाएगा। जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं। ठीक है, लिखिए बेटा, अध्यापक बच्चों से, या फिर छात्रों से लिख लीजिए, छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं। तो अध्यापक खुद नहीं पढ़ते, किससे पढ़वाते हैं? बच्चों से। ठीक है, किससे पढ़वाते हैं? बच्चों से। याद रखना। जैसे बेटा दूसरा वाक्य मैंने दिया, माताजी पिताजी से सब्जी मंगवाती हैं। माताजी खुद नहीं जाती हैं, किससे मंगवाती हैं? पिताजी से सब्जी मंगवाती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा ये जो यहां पर पढ़वाना और मंगवाना, यहां पर तो आया है पढ़वाना और यहां पर आया है मंगवाना। तो मेरे प्यारे साथी, ये बेटा हमारी क्रिया कौन सी हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, कैसी क्रिया होगी मेरे बच्चों? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है बेटा रवि, बेटा अब है ऑफिशियल। बेटा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतने पर ध्यान दीजिए, ये चीजें तुम्हें गुमराह कर देंगी, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है बेटा, जितना आपके लेवल पर पूछा जाता है मेरे भाई, उतना आपको अच्छे से समझना चाहिए। बेटा 2018 से मैं एसएससी जीडी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, कहां कहां से एग्जामिनर देता है ना। टेंशन मत लीजिए, बस आप मजे में पढ़िएगा। ओके, हाँ, आपको वरना आप फंस जाएंगे, इन चीजों से डिस्टर्ब हो जाएंगे आपस में, अपने आप में। तो देखो बेटा, अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं, खुद नहीं पढ़ते अध्यापक, किससे पढ़वाते हैं? बच्चों से या छात्रों से। माताजी पिताजी से सब्जी मंगवाती हैं, खुद नहीं लेने जाती हैं, किससे मंगवाती हैं? पिताजी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पढ़वाना और मंगवाना जो होता है ना, ये बेटा प्रेरणार्थक क्रिया होता है। समझ में आ गई बच्चों बात? बताओ, थम्स अप कीजिए यदि समझ में आ गई, नहीं तो दोबारा फिर समझाऊंगा भाई। तुम टेंशन मत लीजिए, बस आप समझने की कोशिश कीजिए। समझाने के लिए मैं खड़ा हूं बेटा बोर्ड पर, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक है, बोलो। तो मेरे बच्चे, अब यहां तो बात समझ में आ गई, वरना कार्य तो अध्यापक भी कर सकते थे ना उस काम को, लेकिन खुद पाठ नहीं पढ़ रहे, किससे पढ़वा रहे हैं? बच्चों से पढ़वा रहे हैं, है ना। याद रखिएगा।
ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बेटा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब मैंने एक बात और समझाई थी आपको कि भैया आना और वाना की पहचान कैसे करेंगे आप लोग, कि भैया प्रथम है या दूसरा है, ये भी तो पता होना चाहिए आपको, है ना। तो देखो यहां पर भी आ जाइए, आ जाओ बच्चों। मैंने कहा पढ़ाना, अब यहां पर कोई कार्य मैं कर रहा हूं, पढ़ाना, पढ़ाना सिर्फ मैं कर रहा हूं पढ़ाने का कार्य, तो ये हो गया पढ़ाना। और आपसे करवाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा पढ़वाना। ठीक है, तो इसके अंत में देखो क्या आ रहा है, आना, और इसके अंत में क्या आ रहा है बेटा, वाना। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये तो हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, और ये हो गई हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसके अंत में आना है, इसके अंत में वाना है, तो दोनों में आपको ये अंतर यहां पर समझना है। जब कोई कार्य मैं कर रहा हूं तो मैं प्रथम हूं, मैं प्रथम प्रेरणा दे रहा हूं आपको, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, और मैंने कहा बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप पढ़वाओ, आपसे पढ़वाया मैंने, तो ये द्वितीय हो गया। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर मेरे बच्चे, याद रखिए। अब जैसे एक वाक्य और लिखता हूं, शीला, शीला मोहन से, मोहन से चाय बनवाती है, खुद नहीं बनाती, किससे बनवाती है, मोहन से, मोहन से चाय बनवाती है। तो मेरे बच्चों ये चाय का जो बनवाना है ना शीला का मोहन द्वारा, ये मेरे बच्चों क्या है, ये बेटा प्रेरणा है, बनवाना। ओके, समझ गए, अब तो गलत नहीं करोगे ना कभी भी। हाँ, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए पढ़वाना कौन सी क्रिया है। जैसे एक वाक्य दे देगा आपको, एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, गुरुजी छात्रों से कार्य करवाते हैं, करवाते हैं, रेखा खींच दी, वाक्य में, वाक्य में रेखांकित शब्द, वाक्य में रेखांकित शब्द किस क्रिया का होगा, किस क्रिया का, किस क्रिया का उदाहरण है, ऐसे लिखो देंगे, उदाहरण है क्वेश्चन मार्क, है ना। और आपको दे देंगे ए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी सामान्य क्रिया, डी शकर्मक क्रिया। और इसमें सकर्मक नहीं देंगे, जब प्रयोग के आधार पर पूछेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, बताओ बेटा, तो आप कौन सा जवाब देंगे, तो आपका जवाब कौन सा होगा, गुरुजी छात्रों से कार्य करवाते हैं, गुरुजी खुद नहीं करते, किससे कराते हैं, छात्रों से कराते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, अरे भैया कहां भाग गया क्वेश्चन, तो क्या आंसर देंगे आप लोग, आप आंसर देंगे जी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गई बच्चों बात, तो अब तो गलत नहीं करोगे कभी भी, कभी भी गलत मत करना, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों नंबर दूसरा भेद। नंबर दूसरा जो भेद है प्रयोग के आधार पर, उसे पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब तुम्हें इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, पूर्व माने पहले होता है, कालिक माने जो किया गया कार्य है। पूर्वकालिक क्रिया अच्छे से समझोगे, देखो बेटा सब कुछ मजा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको यह समझा देता हूं। पूर्वकालिक का मतलब है जब वाक्य का कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य उसी समय शुरू कर देता है। ठीक है बेटा, अरुण कुमार रिप्लाई पर ध्यान मत दो, मजे लेकर पढ़ने पर ध्यान दो बेटा। ठीक है, ऐसे तो सारा समय नष्ट हो जाएगा, ऐसे ही 50-55 दिन खत्म हो जाएंगे। वॉइस नहीं आ रही है बेटा, ऐसी वॉइस तो बेटा मुझे लग रहा है कि केरला के बच्चे को भी जा रही होगी, आप लोकल के बच्चे की तो बात खत्म करो। ठीक है, तो मेरे बच्चे पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जब वाक्य का कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य उसी समय शुरू कर देता है, तो पहले वाला जो
कार्य होता है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है ना। अब दूसरी भाषा में मैं कहूं तो जब वाक्य का कर्ता पहली क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया उसी समय शुरू कर देता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया का रूप धारण कर लेती है। ओके, ठीक है मेरे बच्चों, वेस्ट बंगाल तक भी जा रही है। अच्छा बेटा, वेस्ट बंगाल नहीं, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, तुम्हारा ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, हर जगह जाएगी। आप दिल से पढ़िए बस, ठीक है। हाँ चलिए मेरे बच्चों, तो परिभाषा लिखिए। लिखिए बेटा, जब वाक्य का कर्ता पहली क्रिया, देखो बेटा परिभाषा जो लिखवा रहा हूं ना वो भी समझना, पहली क्रिया समाप्त करके उसी समय दूसरी क्रिया शुरू करता है, तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। तो पहले वाली क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। रवि कुमार तमिलनाडु से भी अच्छे समझ आ रही है, बहुत बढ़िया, यही तो समझना है बेटा। देखो जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, सब लोग समझेंगे। मैंने लिखा बेटा, कमल खाना खाकर पढ़ने लगा। तो पहला उसने कार्य क्या किया? खाना खाने का, है ना। पहला कार्य क्या किया है मेरे बच्चों? खाना खाने का। और दूसरा कार्य शुरू किया है फिर पढ़ने का। तो मेरे बच्चों खाना खाकर क्या करने लगा? वो पढ़ने लगा। तो यहां पर खाना है ना, उसका पहला जो कार्य उसने खाना खाने का किया है, यही कार्य पूर्वकालिक क्रिया का है ना। समझ गए? जैसे अब मैं कहूंगा बच्चे पढ़कर खेलने लगे। दूसरा उदाहरण लिखेंगे बेटा, बच्चे पढ़कर खेलने लगे। तो पहले बच्चों ने क्या कार्य किया? पढ़ने का। फिर दूसरा कार्य वो खेलने का करने लगे हैं। तो पहली क्रिया है बेटा पढ़ना, है ना, और दूसरी क्रिया है उनकी खेलना। तो यहां पर हमारा आंसर जो पढ़ना है ना, पढ़कर खेलने का, वो पूर्वकालिक क्रिया का है ना। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखो बेटा यहां आ जाओ। क्वेश्चन आएगा, राम चाय पीकर बाजार गया। वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताओ बेटा। ए पूर्वकालिक, बी प्रेरणार्थक, सी संयुक्त क्रिया, डी सहायक क्रिया। बताओ बेटा कौन सा आंसर आप लोग देंगे? नवल कुमार जी बताओ बेटा, आंसर पर ध्यान दो, रिप्लाई पर ध्यान मत दो। जितना अच्छा आंसर दोगे ना बेटा, ये आंसर ही तुम्हारे जीवन को चमकाएगा मेरे दोस्त। मेरे यहां रिप्लाई देने और ना देने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये आंसर आपके जीवन में वो चमक ला देगा जो बेटा चमकता हुआ सितारा, आप अलग ही चमकेंगे अपने घर में, अपने समाज में, ठीक है। और वो चमक लाएगा ये आंसर आपका, ठीक है। बातें नहीं लाएंगी,
बातें बेटा वो लोग करते हैं जिनके जीवन में जीने का कोई खूबसूरत मकसद ना हो। ठीक है मेरे दोस्त, काम पर ध्यान देना चाहिए बेटा ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कर दोगे बेटा राइट आंसर? तो आंसर आप लगाएंगे भैया पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा सीमा कपड़े धोकर, सीमा कपड़े धोकर चाय बनाने लगी। तो बेटा पहला कार्य उसने क्या किया? कपड़े धोने का। दूसरा कार्य उसने क्या शुरू किया है? चाय बनाने का। तो यहां पहला वाला जो कार्य होता है ना, पहला वाला या पहली जो क्रिया होती है जो वो कर रही है मेरे बच्चे, वह पूर्वकालिक क्रिया होती है बेटा। क्या होती है वो? पूर्वकालिक क्रिया। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? याद रहेगी बेटा, अब तो नहीं भूलोगे ना, कभी भी नहीं भूलोगे ना? वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हमारा ए आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर तीसरा जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है हमारा क्या? नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया है, अब तुम्हें पता लग गया नाम आ रहा है पहले। नाम तो संज्ञा का पढ़ाया था भैया नीरज सर ने, नीरज भैया ने नाम तो ये बताया था कि कोई भी संज्ञा है उसका नाम होता है ना? समझ में आई बात? तो हम यहां पर आ जाइएगा। नाम धातु क्रिया लिखिए मेरे बच्चों, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में पहले समझिए बेटा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया बनती हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया होती है। ठीक है मेरे बच्चों? हां, अब याद रखो बेटा, देखो जिंदगी में नहीं भूलोगे तो बहुत अच्छी बात है। नौकरी ले लो ना, उसके बाद मत भूलना बस, है ना? जहां भी मिल जाओ ना एक बार बस दिल से गले लग जाना, और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, चलो तो लिखेंगे संज्ञा कौमा सर्वनाम कौमा विशेषण, विशेषण से बनने वाली क्रिया, विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया होती हैं। नाम धातु क्रिया होती हैं। कौन सी होती है बेटा? नाम धातु क्रिया होती हैं। ठीक है, अब इनमें मैं एक बात आपको समझाता हूं। जब भी बेटा ये क्रिया मिलेगी तो उसके पीछे की आवाज में इयाना जरूर आएगा। इयाना, आना या इयाना। ठीक है, तो मेरे बच्चों जैसे मैंने कहा इयाना, इयाना की आवाज आएगी और कहीं मेरे प्यारे बच्चों आना की आवाज भी आएगी। ठीक है, क्लियर है ना? आइएगा अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे बच्चों, जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैंने लिखा बेटा जैसे हमारा हाथ है। हाथ एक संज्ञा ही तो है, इसको देखकर आप पहचान लेते हैं कि भैया ये तो हाथ है। मान लीजिए जब आप भर्ती हो जाएंगे, जब आप ट्रेनिंग कर कर किसी पोस्ट पर जाएंगे और हो सकता है वहां आतंकवादी ने किसी आपके साथी का हाथ काट दिया हो, तो आपके अंदर भी वो जुनून, वो ताकत का जज्बा, वो चेहरे पर तेज नजर आएगा कि मैं भी उस आतंकवादी का धड़ से सर अलग कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे, क्योंकि आप अपने दोस्त के साथ, अपने साथी के साथ रोज उस पोस्ट पर रहते हैं कि ये तो मेरे किसी साथी का हाथ है यार, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये उसका हाथ है जो यहां पर पड़ा मिला है। तो आप देखते ही समझ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मेरे बच्चों हाथ क्या है बेटा? संज्ञा। तो हाथ से क्या बनेगा? हथियाना। हाथ से बन जाएगा मेरे बच्चों हथियाना। बन गया ना? ऐसे ही मैंने कहा यार आप बात बहुत करते हो। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि यार आप बात बहुत करते हो, तो बात आया, तो बात से क्या बन जाएगा? यार आपको बतियाने के अलावा और कोई काम है पूरे दिन? कि भैया मैं तो थोड़े से समय ही देता हूं बातों को,
बत्तियाना। बात से बन गया मेरे प्यारे बच्चों बत्तियाना। ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे ही बेटा मैंने एक शब्द लिया लात, जो कहते हैं ना उसको लात मारो, है ना। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाइयों, मैंने लिखा मेरे बच्चों लात, तो लात से बन जाएगा लतियाना। लतियाना, बोलो क्लियर है ना, समझ गए। ऐसे ही बेटा मैंने लिखा अपना, अरे ये तो मेरा अपना दोस्त है, अपना, अपना, तो अपना से बन गया अपनाना। तो मेरे बच्चों इसमें आना प्रत्यय आ रहा है ना पीछे, मैंने बताया था आना, अपनाना। ऐसे ही मेरे भाई मैंने एक शब्द लिया, जैसे कुछ लोग गाली बहुत देते हैं, जब आप भर्ती हो जाओगे ना पुलिस में, सॉरी अर्धसैनिक बल में, तो आपके जो उस्ताद होंगे जो आपको सिखाएंगे वो कभी कभी गाली भी दिया करेंगे आपको प्यार से, है ना। तो मेरे बच्चों याद रखना, तो मैंने लिखा जैसे गाली, तो गाली से क्या बन जाएगा, और वो व्यक्ति बहुत सारी गाली दे चला जाता है एक बार, तो कहते हैं गर्रियाना। बेटा उस्ताद लोग करते हैं आपके साथ, ऐसा करेंगे देखना आप जो भर्ती हो जाओगे, गरियाना। अरे यार आप तो गरिया रहे हो, पता नहीं क्या क्या गालियां दे रहे हो, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे ही मेरे भाई मैंने लिखा नंबर 6 रंग। रंग क्या होता है बेटा, विशेषण, तो रंग से बन जाएगा रंगाना, रंगाना। मैंने कहा यार आप तो बड़े शर्मीले हो, शर्म आती है आपको बहुत ज्यादा, तो शर्म से बन जाएगा शर्माना। ठीक है, लाज, तुम्हें लाज शर्म नहीं है, लाज से बन जाएगा लजियाना या लजाना। 8 लाज, तो लाज से बन जाएगा बेटा लजियाना या मेरे बच्चों लजाना। अरे क्यों लजा रहे हो यार, तुमने जो उसका काम कर दिया वो कर दिया, लजाना। ठीक है मेरे बच्चे, लजाना। तो बताओ बेटा नाम धातु क्रिया आप कर दोगे ना एकदम। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी बता देता हूं आपसे, लीजिए क्वेश्चन कैसे आता है। हाँ देखो, यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा। क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्न विकल्पों में, निम्न विकल्पों में से, निम्न विकल्पों में से नाम धातु क्रिया का उदाहरण बताओ। नाम धातु क्रिया का उदाहरण, उदाहरण बताओ, बताओ, क्वेश्चन मार्क लगाकर कह दिया आपसे। अब आपको 4 विकल्प दे देगा वो। ए दे देगा बेटा आपको मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि पढ़वाना। बी आंसर दे देगा बेटा खाना खाकर। सी आंसर दे दिया मेरे बच्चों उसने गरियाना। सी आंसर, सॉरी डी आंसर दे दिया मेरे बच्चों उसने पढ़ाना। तो आपको आंसर बताना है किसका, नाम धातु का। बोलो बेटा, तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे, बोलो भाई। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे मेरे बच्चों, निम्न विकल्पों में से नाम धातु क्रिया का उदाहरण बताओ। तो आपका आंसर तुरंत आएगा भैया गरियाना जो है ना, ये नाम धातु क्रिया है, बाकी तो कोई सी भी नहीं है। ये भी देखो, ये भी प्रेरणार्थक है, प्रथम प्रेरणार्थक है, ये तो कौन सी है, प्रथम। पढ़ाना, ये भैया द्वितीय प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। ठीक है, और ये जो है खाना खाकर गया या खाना खाकर घूमा, ये भैया पूर्वकालिक है। तो आंसर तो हमारा सिर्फ इसमें सी वाला है। ये ऑप्शन इस तरह से आपको मिलेंगे। ओके, वेरी गुड, क्लियर कर दोगे ना बेटा, यही बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है मेरे बच्चों नंबर 4। नंबर चौथा होता है मेरे भाई आपका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी होती है, देखो सहायक क्रिया भी ध्यान दीजिए। सहायक क्रिया पर लिखिए, लिखो भैया, लिखिए वे सहायक क्रिया
सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है और मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करती है। ठीक है मेरे बच्चों, हमेशा क्या होती है, सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद में आती है ना। और मेरे प्यारे बच्चे, मुख्य क्रिया के बाद आएगी और उस क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करेगी, वह क्रिया मुख्य क्रिया होती है ना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बेटा। मैंने एक उदाहरण दिया आपके सामने, मैंने आपके सामने लिखा राम पढ़ता, ऐसे छोड़ दिया बस, राम पढ़ता, है ना। और वाक्य के अंत में सहायक क्रिया ना लगाई, या पढ़ता है या पढ़ रहा है ना, कुछ भी ना बोला, तो आप कहेंगे भैया अधूरा वाक्य है, तो अधूरी क्रिया बोल दी आपने, राम पढ़ता, है ना, अधूरा है ना। रोहित कुमार बेटा यहां नाराज होने के लिए, बेटा मैं शादी में नहीं आया हूं अभी, तुम्हारी शादी में जब तुम मुझे नहीं बुलाओगे तब तुमसे नाराज होऊंगा यार, है ना। अभी तो बेटा पढ़ना है। किरण कुमारी, पढ़वाना बेटा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे किरण, मैंने तुमसे कहा कि किरण खड़ी हो जाओ और बेटा इस पाठ को इन बच्चों से पढ़वाओ, है ना, और चेक करो कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। सर पढ़ाना में तो आना आ रहा है सर, तो बेटा खुद सिंह वो प्रथम प्रेरणा है ना, पढ़ाना, मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, मैं पढ़ाना जो है मैं कर रहा हूं, और मैं जब मैं नहीं करूंगा तो मैं तुमसे करवाऊंगा पढ़वाना। तो आना और वाना, आना प्रथम प्रेरणा होता है, वाना द्वितीय प्रेरणा होता है। ठीक है, याद ध्यान रखो। राम पढ़ता है, अब मैंने इस वाक्य को बोला ऐसे, तो मेरे बच्चे ये जो है ना, ये सहायक क्रिया है। वाक्य को अब बोलो, राम पढ़ता है, तो वाक्य सुंदर लगाना, पढ़ने में अच्छा लगाना, मजा आया, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मैंने लिखा मोहन खाता है, मोहन खाता है, तो वाक्य अच्छा लग रहा है बेटा, मोहन खाता है ना। मैंने लिखा दूसरा उदाहरण, श्याम घूम रहा है, श्याम घूम रहा है, तो मेरे बच्चों रहा है जो है, ये इस घूमने क्रिया का पूरा अर्थ स्पष्ट कर रहा है। वो पढ़ती है, वो मुझे समझती है, वो मुझे समझती है, तो बेटा ये समझना, यदि मैं लिख देता वो मुझे समझती और है ना लगाता, तो क्या वाक्य में मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट होता? ना हो पाता ना बेटा। पलक राजपूत ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये अटल बिहारी जी के टाइम में मैंने रिकॉर्ड की थी, आज लाइव लेकर आया हूं इसको, है ना। जब 1999 में बेटा कारगिल युद्ध छिड़ा था ना, तब बेटा समझ और समझाना और समझना। हर्षित तिवारी एक बात पर ध्यान दीजिए, प्रेरणा में आ गया समझना प्रेरणा नहीं है, समझाना और समझवाना। ठीक है, समझाना और समझवाना ये दो प्रेरणा होते हैं, समझना प्रेरणा नहीं है। ठीक है, हाँ। तो बेटा वो मुझे समझती है, तो मेरे बच्चों है लगकर ही वाक्य पूरा हो रहा है, अन्यथा वाक्य अधूरा है ना। तो बात बताओ, समझ में आई बच्चों ये बात? तो ये बेटा मुख्य क्रिया है जिसके नीचे मैंने रेखा खींची है, और देखो बेटा गोल कर रहा हूं, ये बेटा सहायक क्रिया है जो वाक्य में मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर रही है ना। शीला चाय पी रही है ना, शीला चाय पी रही है, और मैंने लिख दिया था शीला चाय पी, तो अच्छा लगता क्या, बोलने में मजा नहीं आता। शीला चाय पी रही है, तो रही है जो है वो बेटा सहायक क्रिया है। ओके, वेरी गुड। तो कल इससे आगे की क्रिया और इसके ऊपर आधारित जो अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा, क्योंकि बेटा ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाता है क्रिया का, बच्चों को समझने में थोड़ी सी
परेशानी करता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।